So we'll start with next topic today, that is induction and energy transfer. ये जो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर का टॉपिक है, इट इज ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न सो फार. हमने कल, अगर आपको याद होगा, हमने कल मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा था. मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है? वेन एवर यू मूव अ कंडक्टर इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज इंड्यूस्ड? What is induced? EMF is induced. EMF induced हो तो क्या इंड्यूस होता है? करंट. हमने दो केसेस देखे थे. एक था ट्रांसलेशनल मोशन का, जिसमें आप एक कंडक्टर को लीनियरली मूव करते हो इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिकॉज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changes, EMF is induced because of which current is induced. और दूसरा था रोटेशनल EMF ऑफ अ बार. रोटेशनल EMF ऑफ बार. तो कल हमने जो टॉपिक सीखा था, वन ऑफ योर क्लासमेट, उसने उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया, एंड वी हैव अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन. थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट. तो यहाँ पे यू सी देर इज समथिंग विच कैन रोटेट. यहाँ पे एक छोटा सा एक रोटेटिंग कॉइल जैसा कुछ है, विच इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड. तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज. व्हाट विल बी इंड्यूस्ड? करंट. और मतलब ईएमएफ से क्या इंड्यूस होगा? करंट. और करंट इंड्यूस होगा तो दिस एलईडी शुड ग्लो. देखो, अरे ओनली बाय रोटेटिंग, देयर इज नो सेल अटैच, ओनली बाय रोटेटिंग दिस एक्सल, अंदर एक मैग्नेट होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो फ्लक्स लिंक विद दिस rotating object is changing, and because of which EMF is induced, because of which current is induced, because of which ये LED ग्लो हो रहा है. गुड दैट यू आर डूइंग सच थिंग्स. तो इससे तुम ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे साइंस से, बिकॉज वॉट एवर यू आर लर्निंग यू आर ऑल्सो अप्लाइंग इट. तो नाउ बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई वाज टेलिंग यू कि जो तुमने कल ये ट्रांसलेशनल EMF देखा था, ट्रांसलेशनल EMF या फिर ट्रांसलेशनल मोशन of a conductor in a magnetic field. तो हमारा जो आज का टॉपिक है, that topic is closely connected to that topic, to the previous one. सेम ही है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. तो कल का टॉपिक और आज का टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है. ऑलमोस्ट, सिर्फ थोड़ा सा आगे जाके चेंज होगा. वो कब होगा बता देता हूँ मैं. गुड. तो अब सबसे पहले, इफ यू रिमेंबर, हमने कल ट्रांसलेशनल EMF में देखा था, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड. क्रॉस फील्ड है, इट इज गोइंग इनसाइड, परपेंडिकुलरली इनसाइड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. फिर इसमें हमने लिया था एक कॉइल. तो वी हैव टेकन अ कॉइल इनसाइड दिस फील्ड विच इज पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड. तो ये जो कॉइल है, कॉइल दिस इज पार्टली इनसाइड एंड पार्टली आउटसाइड द फील्ड. तो इसको कुछ नाम दिया था हमने, P, Q, R एंड S. एंड इफ यू रिमेंबर, द लेंथ ऑफ साइड PS वाज टेकन टू बी L. और ये PS पूरा ही अंदर है, लेकिन जो SR साइड है या फिर PQ साइड है, इसका एक पार्ट फील्ड के अंदर है विच इज X. तो वहीं से वापस स्टार्ट करना है हमको. सो कंसिडर अ कॉइल, consider a coil PQRS, which is partially or partly inside a magnetic field directed inwards. तो जो मैग्नेटिक फील्ड is directed inwards, या फिर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो आप इसको. सिंपल, पक्का. ये जो साइड था PS, इसका लेंथ है L. सो let us say the length of side PS is L and X is the part of side, कौन सा साइड? SR, part of side SR which is inside the field, गुड. अभी तक हम लोगों ने कॉइल को मूव नहीं किया. अभी सिर्फ कॉइल का एक पार्ट, मतलब पूरा साइड PS इज इनसाइड द फील्ड और SR का X पार्ट इज इनसाइड द फील्ड. व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल? बराबर, BA. What is the flux linked with the coil? BA, where B is the magnetic field.
बी ए, लेकिन ए इज एरिया ऑफ द कॉइल. व्हाट इज एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द फील्ड? एल इनटू एक्स. So therefore, initial flux linked with the coil is initial flux linked with the coil is phi equals to B into A, but area of the coil inside the field is L into X. Equation number 1. यहाँ तक तो हमने कल भी देखा था, इसके आगे का भी हमने थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी देखा है. तो अब हम अगर इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ मूव करें विथ स्पीड v, so if the coil is moved outside the field with velocity v, flux linked with the coil changes. बराबर. और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ. और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या इंड्यूस होगा? करंट. गुड. सो इफ द कॉइल is moved outside the field, then of course with velocity v, if the coil is moved outside the field with velocity v, then an EMF is induced in the coil, which is given by. अब जो हमारे कल के टॉपिक थे, हम लोगों ने वहां पे पूरा का पूरा डेरिवेशन किया था और हमने शो किया था कि E इक्वल्स टू क्या आता है? डी फाई बाई डी टी या फिर माइनस डी फाई बाई डी टी. क्योंकि कल जो हम टॉपिक देख रहे थे वहां पे हमारा पर्पस था टू डिराइव और टू प्रूव लेंज लॉ या फिर फैराडेज सेकेंड लॉ. हमारा आज का जो टॉपिक है उसका हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमको लेंज लॉ प्रूव करना है. यहाँ पे एक वर्ड है एनर्जी ट्रांसफर, और जिस तरह से बुक्स में लिखा है योर टेक्स्ट बुक, वो तुमको शायद समझेगा नहीं कि एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या बोलना चाहते हैं. इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे थोड़ा स्लो. तो हमारा इस टॉपिक का पर्पस इज नॉट टू प्रूव लेंज लॉ या फिर नॉट टू प्रूव फैराडेज सेकेंड लॉ. हमको ऑलरेडी पता है. तो हम लोग अब इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अगर हम कॉइल को बाहर की तरफ मूव करते हैं विद वेलोसिटी v, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी. और अगर आपको याद होगा ऑफ कोर्स मॉड, और अगर याद होगा तो ये क्या था? बी एल वी. तो अभी डिराइव मत करना, इसको डायरेक्ट लिख देना. इक्वेशन नंबर 2. ईएमएफ इंड्यूस हो तो क्या इंड्यूस होगा? करंट. सो देयरफॉर and a current is also induced, therefore a current I is also induced in the coil, which is given by what is Ohm's law? V equals to, यहाँ पे V को E बोल रहे हो तो E equals to IR. तो what is I? E by R, where R is the resistance of the coil. ये जो कॉइल है उसका कोई रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये कैपिटल R is the resistance of the coil. पक्का पक्का? श्योर गुड. तो therefore I equals to E by R, लेकिन E क्या है? BLV by R. इक्वेशन नंबर 3. सिर्फ स्टेप्स फॉलो करते जाओ. ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद रिवाइज करवाऊंगा, तब समझेगा कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं. यू जस्ट हैव टू फॉलो स्टेप्स. हमारे पास एक कॉइल था, उसका एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में था, एक बाहर था. इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वाज B into A, which is BLX. अब आप इस कॉइल को बाहर की तरफ मूव कर रहे हो विद वेलोसिटी v, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसका फॉर्मूला होता है d∅dt या फिर BLV. राइट. देन क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट का फॉर्मूला चाहिए विच इज E by R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. तो क्या मिल गया आपको? करंट. अब क्योंकि करंट मिल गया तो दिस कॉइल बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. ये भी कल देखा था. तो अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस पर क्या लगता है? फोर्स. तो यहाँ पे जो तीन साइड्स है PQ, SR और PS, इस पे फोर्स लगेगा. इस पे फोर्स को मैं F1 बोलता हूँ, इसको F3 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ. जो QR साइड है वो फील्ड में नहीं था तो उस पर फोर्स भी नहीं लगेगा.
उस पर तो हम फोर्स लगा रहे हैं ना एक्सटर्नल टू टेक दिस कॉइल आउट, राइट। और ये F1 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट, तो क्या हो जाते हैं, कैंसल। सो देयरफॉर क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ तो ये जो कॉइल है इसके तीन साइड बन गए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर थ्री फोर्सेस F1, F2 and F3 act on three sides of the coil. Three sides of the coil. F1 and F3, F1 और F3 क्या हो गया, कैंसिल। F1 and F3 कैंसिल आउट क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है इसलिए कैंसिल आउट, राइट। लेकिन F2 कैंसिल हुआ क्या, नहीं। और F2 का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स। तो वो जो कॉइल को हम लोग बाहर निकाल रहे थे उस मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज। अब क्योंकि अपोज कर रहा है तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा टू टेक द कॉइल आउट, पक्का। सो देयरफॉर F1 is directed inwards, F2 is directed inwards, and hence work needs to be done to move the coil outside या outwards, and is given by अच्छा, what is by the way work done का जनरल फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पक्का। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन नोन एज पावर। क्या बोलते हैं उसको, पावर। तो अब हमको देखना है कि पर सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ। द रेट एट विच वर्क इज डन मतलब एक सेकेंड में कितना वर्क हुआ टू टेक दिस कॉइल आउट। इस कॉइल को बाहर निकालने में वर्क डन तो हो रहा है विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको देखना है एक सेकेंड में कितना वर्क हुआ विच इज कॉल्ड एज पावर। सो देयरफॉर पावर विच इज नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन, so it is work upon time, and work तो तुमको ऑलरेडी पता है अब, force into displacement, therefore power equals to force into displacement upon time. What is displacement upon time? Velocity. So therefore power is force into velocity. Since displacement upon time is equals to velocity. यहां तक हो गया, गुड। सो देयरफॉर इन शॉर्ट पावर का फॉर्मूला मिल गया तुमको, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। ये फोर्स कौन सा फोर्स जो कैंसिल नहीं हुआ, कौन कैंसिल नहीं हुआ, F2। so this force F is nothing but F2 which did not cancel out। तो ये जो फोर्स है इसको मैं इसके आगे से F बोलने वाला हूँ, गुड, पक्का। What is force acting on a current carrying conductor in an electromagnetic field? बिल साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर, उतने सारे इक्वेशन नंबर बोल गया है, फोर्थ, ओके। एनीवेज, सो F equals to B which is external field, I which is the induced current, L length of side PS, sine of theta where theta is the angle between length and magnetic field। देखो जो PS था इसका लेंथ था डाउन टू अप या फिर अप टू डाउन, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर। हाउ मच इज द एंगल, 90। तो थीटा इज 90, क्योंकि थीटा 90 है तो फिर बिकॉज थीटा इज 90 यू हैव साइन 90 एज 1। तो व्हाट इज फोर्स, B इंटू आई इंटू एल। लेकिन I तुमने पहले से ही फाइंड करके रखा है, इक्वेशन 3। सो देयरफॉर यू हैव फोर्स इक्वल्स टू B I क्या है, क्या था है, BLV बाय R और BIL वापस एक है। तो व्हाट इज फोर्स, V स्क्वायर
एल स्क्वायर वी बाय आर, ये फोर्स है। देयरफॉर पावर, पावर व्हाट इज पावर, एफ इंटू वी, तो एफ आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी। तो देयरफॉर पावर P इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये आ गया आपका पावर का इक्वेशन, विच इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पक्का? अब आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड इज पावर। तो ये पावर भी बेसिकली एनर्जी है। एक सेकेंड में कितना एनर्जी यूज हुआ उस कॉइल को बाहर निकालने में, तो ये भी कॉन्जर्व होना चाहिए। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो माय क्वेश्चन इज, एनर्जी कहाँ गया? हीट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये, अब कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस होता है। सो दिस एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब पावर, शुड अपीयर एज हीट इन द सर्किट। तो हमको वो भी चेक करना पड़ेगा कि सच में ऐसा हुआ क्या। अब वेरीफाई कैसे करते हो? अगर हीट का जो इक्वेशन है हीट अपॉन टाइम का, तो रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इन द सर्किट, उसका इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर सेम आ गया, इसका मतलब ये जो हमने वर्क किया पर यूनिट टाइम, वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। तो वो वेरीफाई करना पड़ता है आपको, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो आप। सो ऑल्सो वी नो दैट यू नो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, आपको 11 से पता है, द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इज आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी इंटू आई, राइट। तो आई क्या था? आई करंट क्या था? आपने देखा बी एल वी, तो बी एल वी बाय आर इसका स्क्वायर इंटू आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ये? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 7, so we know that the rate at which heat is produced in a circuit, the rate at which we know that the rate at which heat is produced in a circuit is, सर्किट मतलब कॉइल भी सर्किट ही होता है, एज आई स्क्वायर आर। तो इक्वेशन नंबर 7 मैं एक काम करता हूँ, उसको से पी एच बोल देता हूँ, बिकॉज ऑफ हीट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 7, therefore from equation number 6 and 7 we can say that, what you can say, we can say that the work done to move the coil outside is transferred to the circuit in the form of heat. Therefore, from equation number 6 and 7, we can say that the work done to move the coil outside the field is transferred to the circuit, मतलब to the coil, and appears as heat, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। तो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर क्यों बोला? क्योंकि इंडक्शन भी तो हुआ ना, व्हेन यू आर मूविंग द कॉइल आउटसाइड, तो व्हाट इज इंड्यूस्ड? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। तो इंडक्शन हुआ, और ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुआ, वो भी हुआ। इसलिए टॉपिक का नाम क्या दिया है उन्होंने? इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो मैं फटाफट से ये टॉपिक के मेन पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूँ। इट विल बी वेरी क्विक रिकैप, वी विल नॉट राइट डाउन स्टेप्स हियर। तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन से इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, और आप लोगों ने घर पे रिवाइज करते वक्त पहली बात तो हर दिन का रिवीजन हर दिन होना चाहिए। डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट डे, टुमारो नेवर कम्स, कभी नहीं आता वो। तो तुमको पता होना चाहिए कि हर दिन का रिवीजन हर दिन करो, और जब तुम रिवाइज करते हो
The best practice is that you read the whole topic and then जस्ट पुट डाउन द इक्वेशंस। थ्योरी मत लिखो लेकिन इक्वेशन लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली जेई नीट में तुमको इक्वेशंस पता होने चाहिए, और इक्वेशंस के साथ साथ तुमको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस तुमने कौन से कंडीशंस के अंडर डिराइव किए, क्योंकि अगर हम लोगों ने कंडीशन चेंज कर दिया तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास था एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, लेट अस से द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज बी एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। देन वी हैव अ कॉइल, some coil, rectangular coil PQRS, which is partially inside the magnetic field। इसका जो PS साइड है उसका लेंथ है L, और जो SR साइड है, SR साइड का जितना पार्ट फील्ड के अंदर है वो है X। राइट, तो इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज B into A, which is basically BLX। अब हम लोग इसको मूव करने वाले हैं बाहर विद वेलोसिटी V, क्योंकि हम लोग इसको बाहर मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग एंड हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू d phi by dt, और मैं यहाँ पे सब मॉड वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। तो d phi by dt, तो phi क्या है, BLX, उसका डेरिवेटिव लोगे तो BL आउटसाइड आ जाएगा, dx by dt दैट इज v, बराबर। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल आउटवर्ड्स। अब EMF इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट होता है E by R फ्रॉम ओहम्स लॉ। तो I इक्वल्स टू E by R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और E आपने अभी डिराइव किया BLV, तो BLV by R, इक्वेशन नंबर 3। गुड, पक्का पक्का। अब क्योंकि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया तो इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो तीन साइड्स हैं इस पे फोर्सेस लगने वाले हैं F1, F2 एंड F3। उसमें से जो F1 और F3 है वो कैंसिल होगा, क्या कैंसिल नहीं होगा, F2। मतलब F2 ये कॉइल के मोशन को अपोज कर रहा है, इसका मतलब मुझे कॉइल को बाहर निकालना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक सेकेंड में कितना वर्क हुआ, द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड एज पावर। तो हाउ मच इज द पावर, इट इज वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और हमको फिर ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड PS, because it is a current carrying conductor in an external field, so it is BIL sin theta, where B is external field, I is induced current, L is length of that side जिस पे force act हो रहा है, and theta is the angle between the magnetic field and the length element, which is 90 in this case। तो ये आ गया B, और I हमने BLV by R डिराइव करके रखा है into L और sin 90, sin 90 is 1, so you have F equal to B square L square V by R, equation number 5। From 4 and 5 you get P equals to FV, F आया आपका B square L square V by R, और ये और एक V, तो क्या हो गया V square, this is R, the rate at which work is done to move the coil outside the field। अब हमको ये समझना था कि ये पावर गया कहाँ पे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हर सेकंड में इतना एनर्जी, इतना वर्क जो हो रहा है, इट शुड अपीयर इन सम फॉर्म, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो अब सर्किट है, सर्किट में करंट है तो वहां पे रेजिस्टेंस भी है, तो हीट जनरेट होगा, बाकी कुछ तो हो नहीं सकता, बाकी कुछ नहीं हो सकता इस केस में, बाकी कुछ दूसरे केस में होगा, वो आएगा, अभी अगला टॉपिक ही है वो। इस केस में बाकी कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो करंट है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो सर्किट में हीट जनरेट हो रहा है, तो रेट ऑफ हीट जनरेशन या रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द सर्किट इज, उसको भी पावर ही बोलते हैं, इट इज I स्क्वायर R, और व्हाट वाज I, BLV by R, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, एक R कैंसिल हो गया, तो यू हैव P इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 and 7 वी अंडरस्टैंड दैट जो हमने वर्क किया, मतलब जो हमने पावर सप्लाई किया, इट इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सर्किट। गुड।
तो ये था इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। इंटरेस्टिंग, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो पहले मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसके फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन ये कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इंडक्टेंस ये उस कॉन्सेप्ट में आने वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है सेल्फ इंडक्शन, और वो जो कॉन्सेप्ट तुम सीखोगे उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जिसको बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हमको एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे। अब ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्या समझ लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक कॉइल है एंड वी कनेक्ट अ बैटरी टू दिस कॉइल। बैटरी, सम बैटरी, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक की भी लगा दिया, की गुड राइट। तुमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि एक मैग्नेट चाहिए और एक कॉइल चाहिए। whenever there is relative motion between magnet and coil, an EMF is induced in the coil which leads to induced current। या फिर फैराडे ने इसी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करके एक की जगह पे दो कॉइल लिए। एक कॉइल को इन सीरीज क्या लगाया, रियोस्टैट, बैटरी एंड अ की, राइट। उसको क्या बोला, प्राइमरी कॉइल। और जो दूसरा कॉइल था उसको सिर्फ क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, उसको बोला सेकेंडरी कॉइल। और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 3 अलग अलग टाइप के उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं, वहाँ पे 2 कॉइल थी, यहाँ पे एक ही कॉइल है। तो जब 2 कॉइल की बात होगी ना, वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। क्या होता है, म्यूचुअल। जहाँ एक ही कॉइल वहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। क्योंकि जब म्यूचुअल इंडक्शन चालू करते हैं तो समझ में नहीं आता इसमें उसमें फर्क क्या है, इसलिए पहले से बता देता हूँ। इफ यू सी अ सिंगल कॉइल यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। अब ऐसा है, लेट अस से इफ आई इंसर्ट द की हियर, सर्किट हो गया मेक होना, मतलब सर्किट कंप्लीट होना। जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ तो अभी क्या फ्लो होगा, करंट। जब करंट फ्लो होता है तो करंट कैरिंग, ये सोलेनोइड जैसा है, यस और नो, दिस इज लाइक अ सोलेनोइड विथ इट्स कोर एज एयर। सोलेनोइड में वाइंडिंग होता है ना, सिर्फ हम वहाँ पे कोर दिखा देते हैं, तो ये एयर कोर सोलेनोइड है, इसका कोर इज एयर। तो यहाँ पे जब करंट पास होगा तो यहाँ पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 10 मैंने बोला था कि इसका कनेक्शन अगले चैप्टर के साथ है, मतलब 10th is connected to 11th number chapter। If you have current flowing through a coil having 1 turns या फिर n turns, that coil behaves as magnetic dipole। मतलब एक साइड होता है नॉर्थ पोल और एक साइड होता है साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, फील्ड लाइंस। जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, μ0 Ni। तो I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। पर यहाँ पे एक स्पेशल बात ऐसा है कि ये कॉइल खुद ही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और करंट चेंज होने की वजह से उसका खुद का फ्लक्स जो उसके साथ लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है। एंड व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, व्हाट इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ। तो उसमें खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया। पक्का। सो रिमेंबर, व्हेनेवर करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस, the magnetic flux linked with the coil also changes। अब आप बोलोगे हमने करंट चेंज नहीं किया, तो that is something you cannot control। क्यों, जब तक की ओपन था करंट तो 0 था। जैसे मैंने की क्लोज किया, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी बैटरी तुम लगा रहे हो ना, हर एक बैटरी का एक करंट कैपेसिटी होता है, मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इट कैन डिलीवर। हो सकता है 10 एम्पियर है। गुड।
गुड 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 गुड। हो सकता है एक बैटरी है जिसका करंट कैपेसिटी कितना है, 10 एम्पियर। कितना है? 10 एम्पियर। नाउ इफ आई पुट द की, ऐसा कभी नहीं होता है कि डायरेक्टली 0 से 10 हो गया। 0 था फिर 10 था, ऐसा नहीं होता है। करंट बढ़ता है इन स्टेप्स। मे बी द चेंज इज रैपिड, यस ऑफ कोर्स। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है। और खुद कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका फ्लक्स खुद के साथ लिंक्ड है, और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ। क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ। और एसी सर्किट में अगले चैप्टर में तुम देखोगे, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इसका डायरेक्शन बैटरी को उल्टा होता है। बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वो उल्टा ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ तो देखेंगे। तो खुद के साथ फ्लक्स जो था वो चेंज हुआ, तो खुद में ही क्या इंड्यूस हो गया? ईएमएफ या फिर करंट। इसलिए इसको क्या बोलते हो? सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंडक्शन। और जानबूझ के मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की, नोट्स में नहीं ड्रॉ करके दिया। अगले टॉपिक में तुमको लगने वाला है ये। तो रिमेंबर, बहुत बेसिक चीज है। whenever current in the coil changes, whenever current in a coil changes, the magnetic flux linked with the coil also changes. और रिमेंबर, आने वाले 3 टॉपिक ये सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। 3 टॉपिक। whenever current in the coil changes, the magnetic flux linked with the coil also changes. Therefore, an EMF is induced. An EMF is induced in the same coil. In the same coil. This phenomena is known as self-induction. Is known as self-induction. And the EMF induced is known as self-induced EMF. Is known as self-induced EMF. कॉइल ने खुद में ही EMF इंड्यूस कर दिया। तो अभी डिफाइन करना है, अगर सेल्फ इंडक्शन कैसे डिफाइन करोगे? द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। क्या हुआ? इंडक्शन हुआ। किसमें हुआ? कॉइल में हुआ। क्यों हुआ? उसमें खुद में करंट चेंज हुआ, खुद सेम कॉइल में। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हो? सेल्फ इंडक्शन। So the phenomena of production of induced EMF in a coil due to change in the current in the same coil is known as self-induction. अब थोड़ा सा मैं म्यूचुअल इंडक्शन का बेस भी बना देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में सिर्फ वर्ड्स, जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स, वर्ड चेंज करो, हो गया काम। यहाँ पे हमने बोला था फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूसिंग इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल। वहां पे बोलना ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। इंड्यूस ईएमएफ एक कॉइल में है, करंट चेंज दूसरे कॉइल में है, नेबरिंग कॉइल में है, तो उस फेनोमेना को क्या बोलोगे? म्यूचुअल इंडक्शन। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एकदम सिंपल है। 12th का फिजिक्स लिटरली स्पीकिंग सिर्फ लेंदी है, इट इज टू सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एक हाथ दो टॉपिक में डिफिकल्टी आए तो आने, तो कुछ भी नहीं है, इट्स टू सिंपल।
यू हैव टू मेक अ लिंक। जब तक माइंड मैप नहीं बनाओगे, ये और एक चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो ऐसा एक एक स्टेप लिखना चाहिए रिवाइज करते वक्त। योर ब्रेन डज 80% ऑफ द वर्क, तुमको कुछ करना नहीं है। ऑनेस्टली तुम जो भी काम करते हो सिर्फ 20% मेहनत है, 80% अपने आप। गाड़ी चलाते हो ना सबके सब, पहली बार जब सीखा था तो सोचते थे कब एक्सीलेट करना है, कब ब्रेक मारना है। अब तो गाड़ी चालू किया, यू डू नॉट इवन बॉदर, अपने आप टर्न आया, हॉर्न और ब्रेक पे अपने आप हाथ जाता है, वी डोंट डू एनीथिंग। ये भी सेम है। तो अभी देखते हैं, अभी हमको इसका फॉर्मूला चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? लॉजिकली स्पीकिंग, फ्लक्स फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। तो फ्लक्स इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। सो कंसिडर अ कॉइल हैविंग some current I, so let I be the current through the coil, current through the coil, good। पक्का। और अभी मैंने बोला फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? फील्ड पे। फील्ड किस पर डिपेंड करता है? करंट पे। अभी अरे ये तो इक्वेशंस भी तो बताते हैं ना वो। और बी क्या होता है? म्यू जीरो एन आई। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू बी, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। गुड। सो वी नो दैट, we know that. What do you know? Flux linked with the coil, या flux associated with the coil is directly proportional to the current, is directly proportional to the current through the coil, to the current through the coil। Therefore यहाँ से एक हमको proportionality मिल गया। Therefore we can say that flux is proportional to I. More the current, more is the field, more field lines, more the flux. Flux is proportional to I. तो जब तुम ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिखोगे यहाँ पे, वो होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो वेयर L is a constant of proportionality, constant of proportionality known as सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। पक्का पक्का? गुड गुड गुड, श्योर श्योर श्योर। तो अब तक का स्टोरी सिर्फ इतना है। हमारे पास था एक कॉइल, अगर इस कॉइल में करंट चेंज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो खुद उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको तुम बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल is known as self induction। and we know that, what do we know? Flux is BA, and we know that B is mu 0 Ni, so we can say that flux is proportional to B, B is proportional to I, so flux is proportional to I। so we know that the flux linked with the coil is directly proportional to the current through the same coil, और ये जो constant of proportionality है वो क्या है? L, which is called as self inductance या फिर coefficient of self induction। good। also we know that जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। सो आल्सो वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ, E equals to minus d phi by dt, तो equals to minus d dt of phi। what is phi? Li। अभी तो डिराइव किया ना हमने, phi equals to Li। तो L क्या था? L क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, तो E क्या मिलेगा? माइनस L di by dt। क्या आ जाएगा ये? माइनस L di by dt।
अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ जस्ट मॉड, तो एल डी आई बाई डी टी। तो व्हाट इज एल? मॉड ऑफ ई अपॉन डी आई बाई डी टी, बराबर। गुड। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन बन गया किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। सो सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। एक सेकंड में कितना करंट चेंज हो रहा है, दैट इज इन द डिनोमिनेटर। So self-inductance or coefficient of self-induction is defined as the ratio of induced EMF in the coil to that of rate of change of current in the same coil। और ये 1 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो पता होना चाहिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन is defined as the ratio of किसका रेशियो है? as the ratio of induced EMF, as the ratio of induced EMF to that of rate of change of current in the same coil, अब यही जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। गुड। या तो बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। एक ही बात है वो। पक्का पक्का। गुड। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का या फिर सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन। अब whenever you introduce या define a new physical quantity, you should write down SI unit। तो what is SI unit of L? SI unit simple है E। what is E? Volt। current is ampere upon time is second। तो ये आ गया आपका, ये आ गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। व्हाट इज V बाय I भाई साहब? ओहम। तो दिस इज नथिंग बट ओहम सेकेंड, और ओहम सेकेंड को बोलते हो हेनरी। क्या बोलते हो? हेनरी। तब मैं तुमको बोला था ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था परसों, डे बिफोर यस्टरडे, आई टोल्ड यू कि ये हेनरी, ये नाम का जो साइंटिस्ट है इसके नाम से यूनिट भी है। तो इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इट इज मेजर्ड इन हेनरी। वैसे ये हेनरी बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो हम लोग माइक्रो, पिको, नैनो, हेनरी में ही मेजर करते हैं नॉर्मली। देन ऑफ कोर्स वंस यू हैव ऐसा यूनिट्स, डायमेंशंस, नीट का पीवाईक्यू है ये, डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस। 11th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर जब मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपका लिया था तभी आपको बोला था कि आई रिमेंबर, 2 साल हो गए होंगे बट आई स्टिल रिमेंबर, आई टोल्ड यू, 2 साल नहीं वैसे प्रैक्टिकली 1 ही साल हुआ, एनीवेज 1.5 लास्ट जून। तो आई टोल्ड यू कि ये टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपको 12th के आखिरी के 3-4 चैप्टर में आएंगे, तब का तब बताऊंगा। तो इट इज अ टाइम फॉर अस टू डिराइव द डायमेंशंस। हाउ डू डिराइव डायमेंशन? व्हाट इज L? E अपॉन डी आई बाई डी टी। ई मतलब वोल्टेज, ई मतलब क्या? वोल्टेज। या डिराइव कर देता हूं मैं, तो L इज E, E मतलब वोल्टेज अपॉन करंट इनटू टाइम। करंट एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो टाइम तो ऊपर जाएगा ही, तो ये टाइम तो ऊपर आया, करंट भी ऊपर आया, इसको कुछ मत करना, सिर्फ E। E मतलब वोल्टेज। पक्का पक्का। हाँ, करंट टाइम, करंट नीचे ही है, नहीं तो फिर वो VIT मतलब वो बन गया तुम्हारा, इफ यू रिमेम्बर, पावर। हाँ, मैंने VIT भी एक चीज होती है बताया था, कॉलेज तो है, कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं। आई टोल्ड यू VIT समथिंग एनर्जी है वो। व्हाट इज पावर? अरे वो एनर्जी है,
What is power? Work upon time. What is work done in an electrical circuit? मतलब what is power of electrical circuit? अभी आज बताया VI. Work upon time is power. What is power? VI. So what is work? VIT. So VIT is the energy in the circuit. Anyways, coming back to this, how do you find out V? Electrostatics. Work upon, वो भी कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, पर उससे भी इजी है. Electrostatics, work done in moving a charge through a potential difference is given by work done is Q into V. So what is V? W by Q. तो ये बन जाएगा W by Q, T by I. What is current? Charge upon time. So what is charge? हाँ, लेकिन चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी ना. चार्ज को फंडामेंटल में लिखना पड़ेगा ना आपको. I is Q by T. तो what is Q? IT. तो ये क्या बन गया? IT. पक्का पक्का. into I. TT कैंसल. I स्क्वायर ऊपर गया तो I रेज टू -2. और वर्क है, वर्क इज M1 L2 T -2. देखो दिया होगा वहां पे M1 L2 T -2 I -2 या फिर A -2 लिखा होगा. दिया ना नोट्स में? दिया होना चाहिए. दिया है M1 L2 T -2 एंड I -2. तो ये हो गया उसका डायमेंशंस. तो डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर M1 L2 T -2 एंड I -2. ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन. तो वेरी क्विकली अगेन आई विल रिपीट द कॉन्सेप्ट. इज टू सिंपल. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो तो उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. जो मैग्नेटिक फ्लक्स खुद के साथ लिंक्ड है, तो उस कॉइल में खुद में बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. इस फेनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको बोलते हो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. यू आल्सो हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. गुड, करेक्ट. So the phenomena of production of induced EMF in a circuit due to change in the current in the same circuit मतलब coil is known as self induction. Flux is proportional to I, so flux equal to Li. This L is constant of proportionality known as self inductance or coefficient of self induction. And we know that क्योंकि flux change हो रहा है तो EMF induce होगा which is minus d phi by dt from Lenz's law. Phi is Li, L is constant, L बाहर आ गया, A equals to minus L di by dt हो गया. We are at this step. मॉड लिया तो E इक्वल टू L di by dt. L आ गया E अपॉन di by dt. तो सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल. तो यू आर हियर. फिर कुछ नहीं, उसके बाद SI यूनिट और क्या देखे हमने? डायमेंशंस. सो दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस. अब अगला टॉपिक है एनर्जी ऑफ द सर्किट. एनर्जी ऑफ द सर्किट. और एनर्जी ऑफ द सर्किट से हमको सेल्फ इंडक्टेंस का और एक डेफिनेशन मिलता है. तो पहले हम लोग एनर्जी ऑफ द सर्किट का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. एनर्जी ऑफ द सर्किट. और रिमेंबर एनर्जी ऑफ द सर्किट, और उसके बाद एक और टॉपिक है विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. है क्या ऐसा? एनर्जी ऑफ द सर्किट है, उसके बाद 12.9 इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों के दोनों सेम टॉपिक है. सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में एक एक्स्ट्रा लाइन आएगा नीचे. मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट का डेरिवेशन है वो का वो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन भी है. पक्का पक्का? श्योर श्योर. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ओके. और बीच में एक टॉपिक है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, वो मैं बाद में लूंगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेम है. तो एनर्जी ऑफ सर्किट से आपका मतलब क्या पहले वो समझ लो. जो हमने अभी टॉपिक देखा वही सेम टॉपिक है, सिर्फ अभी हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करने वाले हैं. हमारे पास था एक कॉइल, तो वी हैव अ कॉइल एंड व्हाट वी नो इज अगर हम इस कॉइल में करंट चेंज करते हैं, तो मैं अगर इस कॉइल में करंट चेंज करता हूं तो क्या इंड्यूस होगा?
क्या इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ या फिर करंट। तो इफ आई चेंज द करंट इन दिस कॉइल, दिस leads to induced EMF, and this induced EMF or induced current is opposite to the direction of original EMF or original current। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव है, मैं वापस बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये टॉपिक इजी है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो आई गो स्टेप बाय स्टेप। इफ आई क्लोज द सर्किट, इफ आई इंसर्ट द की, क्लोज द सर्किट, व्हाट विल हैपन? जब तक की ओपन था करंट था क्या? नाउ इफ आई क्लोज दिस की, व्हाट विल हैपन? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, राइट, स्टार्ट्स, and the magnitude of current is increasing. As the current is increasing, यहाँ पे flux produce हो रहा है, the flux is also increasing. As the flux is increasing, मतलब flux linked with the coil is changing and EMF is induced in the same coil, self induction. Since EMF is induced, current is also induced, और ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसका डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के अपोजिट होता है। क्यों? लेंज लॉ ने तुमको बता दिया था कि ये जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। कॉज इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ कि ना? तो जैसे मैंने की इंसर्ट किया, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, फ्लक्स चेंज होते जा रहा है, तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ जिसका डायरेक्शन उल्टा होगा इंड्यूस करंट का। इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बन रहा है उसको अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट, बिकॉज ऑफ इंड्यूस करंट, हाँ कि ना? आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो ही जाता है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद करंट की वैल्यू स्टेबल हो जाती है, स्टेबल। सो करंट की वैल्यू उसके पीक वैल्यू तक पहुंच गई। फॉर एग्जांपल पीक वैल्यू इज 10 एम्पियर, फॉर एग्जांपल पीक वैल्यू इज आई नॉट, राइट। इसका मतलब अब करंट की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। तो अभी ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? नहीं। अब करंट इंड्यूस होगा क्या? नहीं। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था तब अपोजिशन फेस हुआ क्या? हाँ। मतलब ये जो फील्ड जनरेट हुआ है ये अपोजिशन फेस करके जनरेट हुआ है। व्हेनेवर देयर इज अपोजिशन देयर हैज टू बी वर्क डन। क्या होता है वहां पे? वर्क। 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 होता है ना वर्क? वर्क इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो वो स्टोर हो जाता है उसी सर्किट में। उसको क्या बोलते हो? एनर्जी ऑफ द सर्किट। अब तुमको एनर्जी ऑफ द सर्किट का फॉर्मूला चाहिए। गुड। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लिंक बनाना जरूरी है। चलो मैं लिंक बना देता हूँ। यू हैव टू ऑलवेज जस्ट कीप द फ्लो करेक्ट। वी नो दैट व्हाट डू वी नो? वी नो दैट व्हेन current in a circuit changes, क्या होता है? the magnetic flux linked with it also changes. This leads to induced current which is opposite to that of original current, यहाँ तक क्लियर? Therefore work needs to be done in establishing the magnetic field associated with the coil. तो जो कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसको बनाने के लिए ही वर्क डन हो गया। So therefore
work needs to be done or work is done, you can say, in establishing magnetic flux या फिर magnetic field, magnetic flux associated with the coil. क्योंकि जब करंट बढ़ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, फील्ड बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, करंट इंड्यूस हुआ, तो वो करंट ओरिजिनल करंट को अपोज करने लगा, लेकिन उस अपोजिशन को ओवरकम करके फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनने में जो वर्क हुआ वो फाइंड करना है। पक्का? श्योर, गुड, पक्का। तो लिंक बना लो, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बन गया लिंक। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कैसे करोगे। मैंने आपको बहुत बार बोला, ये 7th टाइम है जब हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं। हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि वर्क डन कोई भी टॉपिक में आए उसका मेथड सेम है। पहले हमेशा तुम स्मॉल वर्क डन की बात करते हो, फिर क्या करते हो, इंटीग्रेट। अब जब तुम स्मॉल वर्क की बात करते हो, यहाँ पे सोचने के दो तरीके, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कितना वर्क हुआ, तो व्हाट इज द वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरा, व्हाट वाज चेंजिंग, मैंने स्टार्ट ही वहां से किया। वी नो दैट व्हेन करंट इन अ सर्किट चेंजेस, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो या तो सोच लो कि स्मॉल टाइम में कितना वर्क हुआ, या ये सोच लो कि अगर करंट की वैल्यू मुझे स्मॉल अमाउंट से बढ़ानी है, DI से बढ़ानी है, तो कितना वर्क हुआ। तो वो दोनों में से वॉट एवर अप्रोच यू वांट, मैं दोनों ही बता देता हूँ। इफ यू वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो वी नो दैट व्हाट डू यू नो, एक तो पावर डिलीवर के टर्म में लिखो या फिर बोल दो वी नो दैट वर्क डन in small time interval dt is अब वो कहां से आएगा, वो तो तुमको ऑलरेडी पता है। व्हाट इज पावर, dw by dt। व्हाट इज dw by dt, ei, where e is induced EMF and I is induced current, जब से करंट इसको वहां शिफ्ट कर दिया तो dw क्या आ गया, ei dt हो गया, वर्क डन इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अरे तो पता था ना तुमको, dw by dt पावर, व्हाट इज पावर, EMF इनटू करंट, तो ei, तो dw by dt इक्वल टू ei, तो dw क्या आ गया, ei dt। बट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, E is माइनस L di by dt, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो dw इक्वल्स टू माइनस L di by dt इंटू I dt। हाँ कि ना, कैंसिल एंड कैंसिल। तो व्हाट इज वर्क डन, माइनस Li di। इसलिए तो मैंने बोला था कि तुम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग करंट भी बोल सकते हो, तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, वी नो दैट work done in increasing the current by a small amount di is given by minus Li di minus Li di। पक्का, श्योर 100%। अच्छा अब एक बात बताओ, जब मैंने एक की को ओपन रखा था तो करंट कितना था, 0। फिर मैंने की को क्लोज कर दिया तो करंट धीरे धीरे बढ़ता गया और फाइनली कहाँ तक गया, पीक वैल्यू तक। और मैं पीक वैल्यू की करंट को बोलता हूँ I0। तो टोटल वर्क डन, therefore total work done in increasing the current from 0 to I0, where I0 is the peak value of the current, maximum value of the current is, कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन, किस में इंटीग्रेशन, dw, 0 से कहाँ तक, I0 तक, तो इंटीग्रेशन माइनस Li di 0 से I0। ओके, therefore w माइनस L कांस्टेंट है बाहर, 0 to I0 I di। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x square by 2, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ I di, I square by 2 from 0 to I0। So therefore work done W equals to minus L upper limit
I0 square minus lower limit 0. Therefore work done equals to minus L I0 by, ये आ गया वर्क डन। माइनस एन होना चाहिए क्योंकि ये वर्क जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको अपोज में हुआ, माइनस आना चाहिए। अब फिर तुम बोलोगे न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, उससे पहले बोल दो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इज नोन एज एनर्जी ऑफ द सर्किट। सो देयरफॉर दिस वर्क, क्योंकि वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो दिस वर्क मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द सर्किट, stored in the circuit and is known as energy of the circuit, energy of the circuit। पक्का पक्का, गुड। अब मैं बात करता हूं न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, तो ये जो वर्क है, वर्क सिर्फ मॉड वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये आ गया हाफ L I0 स्क्वायर। गुड। अगर मैं ऐसा मान लूं कि जो करंट का पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है 1 एम्पियर, अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इज वर्क डन L/2, तो व्हाट इज L 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन, लेकिन ट्वाइस द वर्क डन कब हुआ, जब I की वैल्यू कितनी हुई 1। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली twice the work done in establishing the magnetic field associated with how much current, 1 एम्पियर को यूनिट करंट बोलते हैं, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to, thus self inductance is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic field या magnetic flux या flux कोई भी चलेगा, associated with unit current, तो 1 एम्पियर करंट का फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जितना वर्क हुआ उसको हम लोग बोल देंगे इनटू 2, ट्वाइस ऑफ दैट को बोल देंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये उसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन है। बट आई विल वेरी क्विकली रिपीट अगेन द स्टेप्स। तो रिमेंबर हमारे पास है एक कॉइल और हम अब तक सेल्फ इंडक्शन में ही है, तो एक ही कॉइल लेना है। हमारे पास एक बैटरी है, फिर एक की है। जैसे ही मैं की क्लोज करता हूँ तो करंट कॉइल में चेंज होता है। सो वी नो दैट whenever current in the coil changes, the flux linked with the coil also changes, and this leads to flux तो change हो गया ना, this leads to induced EMF which leads to induced current, and that current is opposite to the direction of original current। इसका मतलब work needs to be done in establishing the magnetic flux या magnetic field associated with the coil। तो इस कॉइल का जो फील्ड बनने वाला है, जो फ्लक्स बनने वाला है, वो बनाने में ही वर्क हो गया। तो वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt is given by dw equals to ei dt, बट e होता है माइनस l di by dt। तो dt हो गया कैंसल, तो वर्क डन आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज माइनस एल आई डी आई, राइट। दिस इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट बाय स्मॉल वैल्यू। कितना वैल्यू डी आई, कितना वैल्यू डी आई, व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम 0 to I0। इंटीग्रेशन
तो therefore total work done is obtained by integration limits 0 to I0. Okay, good, 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 good. Therefore W equals to integration 0 to I0. What is W? Minus Li di. Who is constant? Minus L outside. I di. What is integration of I di? I square by 2 limits 0 to I0. So therefore work done W equals to minus L I0 square by 2. Work is energy which can neither be created nor be destroyed, hence it is stored in the circuit and is known as energy of the circuit. और अगर मैं सिर्फ मॉड की बात करूं, मॉड इफ आई टेक ओनली मैग्नीट्यूड, so it is L I0 square by 2, and if I take I0 equals to 1, so I have work equals to L by 2, so L equals to 2 times of work done. So alternate definition of self-inductance is that it is equal to twice the work done. Work done कब हुआ? In establishing the magnetic flux या magnetic field associated with how much current? Unit current. बराबर. अब जो अगला टॉपिक है उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. अगला टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. मुझे पता है वो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ऐसा लिखा है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. पहले हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. बराबर. तो रिमेंबर ये जो टॉपिक था, मैं अभी दोनों टॉपिक को मर्ज कर रहा हूं. अब तक जिसको मैं एनर्जी ऑफ द सर्किट बोल रहा था, अभी उसी को मैं बोल रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. इन मैग्नेटिक फील्ड. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है. ये जो वर्क हुआ इन स्टैब्लिशिंग फ्लक्स, मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड. क्या? मैग्नेटिक फील्ड. क्या? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो एनर्जी ऑफ द सर्किट उसको बोल रहे हो, एनर्जी कहीं तो स्टोर होगा ना. किसमें स्टोर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गया. तो ये जो एनर्जी ऑफ सर्किट है, वो एनर्जी ऑफ सर्किट में कहाँ स्टोर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हुआ. इसलिए इसको क्या बोलते हो? एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ नाम बदल देंगे. अब ये जो W है ना, इसको अभी हम बोल देंगे UB, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. सेम है, वही है. सिर्फ वो आप क्या नोट्स में क्या किया उन्होंने, पहले ये दिया, फिर एक टॉपिक बीच में अलग से डाल दिया, फिर वापस ये दिया और पीक करंट को I बोल दिया. देखो पीक करंट को I बोला होगा वहां पे, है ना? बराबर है ना? ऐसा पीक करंट को I बोला हुआ है. आज के I0 I जो भी बोला हुआ है, डज नॉट मैटर, इट्स द सेम टॉपिक. तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. वही है. एनर्जी ऑफ द सर्किट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ द सर्किट स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो वी विल नॉट रिपीट, ऑफ कोर्स. हमको रिपीट करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है. गुड. तो अब क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करूंगा. बाकी कल देखेंगे इंडक्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टू कवर अ बिग टॉपिक, बट एटलीस्ट वी कैन गो अहेड विद अ वेरी small topic, which is basically inductances in series and inductances in parallel. And parallel. यहाँ पे जैसे आपको पता है, if you have 2 resistances, 3 resistances, 4 resistances in series, what is the effective resistance? Sum R1 plus R2 plus R3 and so on so forth. जितने होंगे उतने. What about parallel? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. What about capacitance? उल्टा होता है. Capacitance in series होता है 1 upon C equivalent 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on so forth. बराबर. Capacitance in parallel C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on so forth. बराबर. पक्का? Good. So inductances in series, उसका फॉर्मूला और रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला सेम है. क्या है? सेम है. तो आपको डिराइव नहीं करना है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ बताना है कि फॉर्मूला क्या है. तो सीरीज में और पैरेलल में. तो एक काम करते हैं,
पहले हम लोग मान लेते हैं लेट लेट देर आर n coils of inductances, और जब तुम यहाँ पे इंडक्टेंस बोल रहे हो, कॉइल का इंडक्टेंस बोल रहे हो, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। पहला कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1, दूसरा कितना है L2, nth का कितना है Ln, बराबर। गुड। अब अगर हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, इफ कनेक्टेड इन सीरीज the equivalent will be just the sum of all this addition. So therefore L equivalent in series is L1 plus L2 plus Ln. Done. और parallel में it is 1 upon L equivalent 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 and so on so forth. So when you connect them in parallel, you have 1 upon L equivalent as 1 by L1 plus 1 by L2 and so on so forth. तो ये रिजल्ट आपको विदाउट डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिराइव दिस इज जस्ट फॉर यू टू नो, क्योंकि जब तुम अगला चैप्टर देखोगे एसी सर्किट्स, उसमें यू विल बी डीलिंग विद मोर देन वन कॉइल्स, सो यू हैव टू सी इफ दे आर इन सीरीज, यू हैव टू फाइंड आउट इफेक्टिव inductance, and if they are connected in parallel, then of course you need effective inductance. Good. So that's it for today.